नमस्कार, स्वागत है आपका। आज आपसे मुलाकात करा रहे हैं कांग्रेस नेता से, साथ ही साथ सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और अलग अलग तरीके से जयपुर शहर और राजस्थान में अपनी एक अलग विधा रखते हैं। आदरणीय सुरेश मिश्रा जी मेरे साथ हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। सुरेश मिश्रा एक ऐसा नाम जो कहीं कभी आरएसएस की शाखाओं में भी दिखा गया, एक समय था युवा काल में, और उसके बाद बदलाव आता चला गया और एक फिर अपने तरीके से कांग्रेस के साथ। देखिए, मैं निश्चित रूप से आपने सही कहा कि मैं बहुत पहले जब बचपन में समझते नहीं थे क्या होता है तो आरएसएस की शाखा में चले गए थे। लेकिन उसके बाद समझ में आया कि ये कैसा ढोंग और पाखंड है। समझ में आया कि राम मंदिर के नाम पर वोट को हासिल करना है, राम लला आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, वरना वोट कहाँ से लाएंगे। इस राजनीति के साथ इन्होंने काम किया, हजारों लाखों लोगों को मरवा दिया। उनके परिवारों की सुध लेने वाला कोई नहीं, उनसे मिलने वाला कोई नहीं, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। तब मेरा मन खिन्न हुआ, मुझे लगा ये सब ढोंग और पाखंड के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बनाने का माध्यम इन्होंने बना रखा है। इसके विरोध में मैंने खड़ा हुआ और मैंने इनका मुकाबला किया। मैं कहना चाहता हूँ, जयपुर में मैंने पूरी ताकत के साथ जब जब कोई ऐसा निर्देश इनके सामने आए जिन्होंने इन्होंने कोई खुराफात करने का प्रयास किया, तो मैंने डट के उसका मुकाबला किया। नहीं, वो ठीक है, परंतु एक चीज और है कि इतना जल्दी जब आपने अपने तरीके से उस चीज को बदला, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आप आए, परंतु कांग्रेस पार्टी में भी उस तरीके से तरजीह नहीं मिल पाई। उसके पीछे क्या कारण रहा? लेकिन मैं ज़्यादा सक्रिय रहता हूँ, बहुत सारे लोगों को कब्जी होती है इसकी, और उससे तो मैं रोक नहीं सकता। मैं जनता के बीच में रहना जानता हूँ, रहता हूँ और रहता रहूंगा, इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये मेरे पास माध्यम है, पार्टी मेरे को मेरा उपयोग करना चाहे बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहे पार्टी की इच्छा है। इस बार सुरेश मिश्रा पिछले कुछ दिनों से एक नाम जो कि पायलट खेमे का प्रमुख नाम जाना जाता है, क्या इसका भी कहीं दंश भोंका जा रहा है? देखिए, पायलट साहब हमारे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया राजस्थान में। 2013 के चुनाव के अंदर हमारी बहुत बुरी शिकस्त हुई। सिर्फ राजस्थान में 21 सीटें विधानसभा हमने जीती और लोग ये मांग के चल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। पायलट साहब ने जबरदस्त तरीके से मेहनत करी, गांव-गांव डानी लोगों को जगाया, समझाया और वोट हासिल किए। उपचुनाव में लगातार हम जीते। अब आश्चर्य करेंगे, देखिए रूलिंग पार्टी थी बीजेपी की, और बीजेपी की बहुत बड़ी हवा थी। उसके बाद हमने लोकसभा के दोनों चुनाव जीते। सही है। ये सिर्फ पायलट साहब की मेहनत थी कि अलवर और अजमेर, उसने राजस्थान का रुख बदल दिया और राजस्थान में थम्बी मेजोरिटी के साथ में कांग्रेस पार्टी पूरी आई। इसमें सचिन पायलट जी का योगदान है, इसको कोई माने या ना माने ये उसकी सोच है। लेकिन पायलट साहब को आम आदमी कहता है कि जो कुछ उन्होंने किया वो कोई कर नहीं सकता। उन्हें अपनी मेहनत से, अपनी ताकत के साथ में इस पार्टी को वापस एक मुकाम पर खड़ा किया और राजस्थान से वापसी हुई। मैसेज गया पूरे देश के अंदर कि राजस्थान, दोनों लोकसभा के चुनाव थे उस समय अलवर अजमेर के, उसके बाद ही राजस्थान के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, तीनों चुनाव जीते हम। कोई एक माहौल क्रिएट हुआ कि नहीं, राजस्थान से कि जनता कांग्रेस के साथ में आके खड़ी हुई है। इसमें पायलट साहब का बहुत बड़ा योगदान था और मेरा ही मानना है कि पार्टी के आला कमान को भी मालूम है, पार्टी के आम कार्यकर्ता को मालूम है, नेताओं को तो मालूम है। फिर सही ढंग से फैसले क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, ये एक राजनीतिक फैसले होते हैं और क्या कारण हो रहे हैं ये पार्टी का आला कमान जानता है, मैं नहीं जानता। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और मेरा तो ये कहना है कि पायलट साहब का जैसे मेरा उपयोग नहीं कर रही पार्टी, वैसे पायलट साहब का उपयोग नहीं कर रही है। अगर पायलट साहब का ढंग से उपयोग किया जाए तो राजस्थान फिर सरकार बनने वाली है। आपको नहीं लगता कि सर राजस्थान में कांग्रेस का जो एक संगठन होना चाहिए, वो संगठन कहीं धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है? देखिए, पार्टी की विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण होती है। पार्टी की विचारधारा में कोई कमी नहीं है। आज भी कांग्रेस पार्टी के समर्थक पूरे देश भर में हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में हैं और सब देख रहे हैं कि हमारे नेता कैसे फैसले ले रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी थम्बिंग मेजोरिटी चुनाव जीतने वाली, क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि यार काम करने के लिए कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आप बहुत सारे मुहावरे तय कर दो, आप बहुत सारे बातें तय कर दो कि साहब कांग्रेस ने क्या किया, तो देखो यार, हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी और आज देश हमारा चार्टर प्लेनों पे चल रहा है। ये सब कुछ कांग्रेस की तो देन है। सड़कें किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। बैलगाड़ी की व्यवस्था नहीं थी हमारे देश के अंदर, आज देश कितनी बड़ी राइजिंग कर रहा है, तो ये सब कांग्रेस की देन है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं करी। जिस प्रकार से इस राज्य में बीजेपी के टाइम पर ईडी का, सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वो गलत है।
नहीं ठीक है, परंतु अब जैसे आपने कर्नाटक चुनाव की बात की, वहाँ एक नया जुमला चला बजरंगी को लेकर, और पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं बजरंग दल की जो बात की जा रही है उसको बैन करेंगे, राजस्थान में भी बैन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उत्पातियों को बंद करना है, और उसमें भजन दल भी ऐसे लोग कुछ इकट्ठा हो गए जो झुंड बना करके लोगों को उकसाते हैं, परेशान करते हैं, तो उसको रोकने में कोई बुराई नहीं है। मेरा ही मानना है कि जो सामाजिक संगठन सामाजिक रूप से तय होते हैं वो सामाजिक दायरे में काम करें। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो अपने आप को उत्पत्ति बनाते हैं। तो उन चीजों को रोकने का काम तो सब पार्टियों को होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बीजेपी खुद को फैसला करना चाहिए कि उत्पत्तियों को कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश का माहौल अच्छा रखना है, इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द रखना है, तो हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि देश मजबूत रहे, अटूट रहे और आगे बढ़ता रहे। नहीं, एक चीज और भी है, आप एक ब्राह्मण समाज से भी ताल्लुक रखते हैं। इस देश में पिछले कुछ समय में सांप्रदायिक माहौल में परिवर्तन आया है, उसको क्या समझते हैं? लोगों के अंदर एक अलग हिंदुत्व की भावना जाग रही है, या लोगों के अंदर क्या नया हो रहा है? देखिए, हिंदुत्व तो पहले भी था, आज भी हमेशा रहेगा। जो मंदिर जाता है, हिंदू धर्म को मानता है, वो हिंदू, वो हिंदू जो है वो किसी के खिलाफ नहीं है। पहली बात, ठीक है, हमारा देश अकेला देश है जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बना हुआ है। हमारे यहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, हमारे यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम भी हैं, हमारे यहाँ सब धर्मों का सम्मान है। ये ऐसा देश है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हुए अपना काम कर सकता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये नारा सिर्फ हमारे देश में चलता है और किसी देश में नहीं चलता। तो ये हमारा देश भारत महान क्यों है? क्योंकि सब समाहित है यहाँ पे। यहाँ जैन भी अपनी बात रख सकते हैं तो सिख भी अपनी बात रख सकते हैं, यहाँ पे मुस्लिम अपनी बात रख सकते हैं तो हिंदू अपनी बात रख सकते हैं। तो सब एक प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। इसमें कड़वाहट पैदा करने का कुछ लोग प्रयास करते हैं, उसको रोकने की जरूरत है। दूसरा एक चीज और भी है, जिस तरीके से ब्राह्मण समाज की बात की जा रही है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जितना ब्राह्मण समाज ने दिया है, चाहे वेदों की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे अलग अलग तरीके से ज्ञान की बात करें, अब ब्राह्मण समाज आरक्षण की मांग क्यों कर रहा है? देखिए, ये आरक्षण की व्यवस्था जिस प्रकार से लागू हुई उसमें गरीब दलित कमजोर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर देने का एक माध्यम था। ठीक है, अम्बेडकर जी की सोच थी और एक बड़ी सोच के साथ उन्होंने इसको प्रारंभ किया, तय किया कि 10 साल तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। ठीक है, उसके बाद में ये व्यवस्था बहुत परिवर्तित होती गई और लगातार ये आगे बढ़ती गई। लेकिन उसके बाद भी मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, SC ST का जो तबका है उसको आज भी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो उसके आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं हो, OBC के आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं हो, लेकिन जो गरीब ब्राह्मण है, गरीब बनिया है, गरीब राजपूत है, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ अतुल जी, पूरे देश में कुल 272 जातियां हैं, उसमें 263 जातियों को आरक्षण मिला हुआ है। 9 जाति आरक्षण से वंचित हैं, जिसमें ब्राह्मण है, वैश्य है, राजपूत है, कायस्थ है, सिंधी है और पंजाबी है। ये तो 6 हिंदू जातियां हैं। शेख, सैयद और पठान, ये 3 मुस्लिम जातियां हैं। कुल मिला के 9 जातियां आरक्षण से वंचित थी। मैं सिर्फ खाली ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा था, मैं 14% आरक्षण की बार ये बात कर रहा था कि वो आरक्षण 14% उन सब जातियों को दिया जाए जो आरक्षण से वंचित जाती है। नहीं, इसमें रोकना चाहूंगा, आरक्षण शिक्षा के उसके आधार पर कि आर्थिक आधार पर? उसमें मेरा ये था कि एक आर्थिक आधार पर पैकेज बने, जो गरीब है उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। सुरेश मिश्रा को आरक्षण की अवस्था नहीं है, आरक्षण उस गरीब को चाहिए जो वास्तव में पढ़ा नहीं पा रहा बच्चों को। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक फैसला किया EWS का, जो पर्याप्त नहीं है। 10% उन्होंने दिया है, 10%। मेरे 14% की मांग थी उस समय। फिर ये जो 3 सितंबर को जो मेरा अधिवेशन होने वाला है, मैं प्रयास करूंगा कि सब जाति के लोग उसमें इकट्ठा हों और हम सब लोग मिलकर के 14% आरक्षण की वकालत को फिर आगे से बढ़ाएं और 4% हमारा और जो हक रह गया है उसको प्राप्त करें। एक और मुद्दा पूरे देश में कहीं ना कहीं संस्कृति संस्था भी आप चलाते हैं, उसी से जुड़ा हुआ नाम लेता हूं कि संस्कृति को कहीं ठेस पहुंचाने वाली बात चल रही है, समलैंगिक विवाह की बात चल रही है और वो कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट कर रहा है युवाओं को। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये तो एक मान ली प्रकृति के खिलाफ काम करने की बात कर रहे हैं हम लोग। नेचर ने जिस प्रकार से एक हमारा तय किया सिस्टम हमारी बॉडी का, इस प्रकार की हरकतें करने वाले लोग बिल्कुल ना, मैं तो कहता हूँ पागल है। समझ नहीं है उनको, और उनको ये भी समझ नहीं है कि प्रकृति ने हमको किस लिए यहाँ भेजा है जी। ये तो एक जो जानवर है उससे भी बदतर स्थिति होगी। जानवर भी कभी ऐसा काम नहीं करते, जो समलैंगिक की जो बातें कर रहे हैं, कभी जानवर भी ऐसा काम नहीं करते। तो जानवर से भी गए भी थे, मानता हूँ ऐसे लोगों को। तो फिर इतना सब ये तो पहली बार जब जिस दिन कोर्ट्स में इस तरीके की रिटें आती है, ये आती है, तो कोई पहली खेप में क्यों नहीं उनको खारिज कर दिया जाए? क्यों नहीं इतना लंबा? न्यायालय की एक
कुछ न कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो सामने आती हैं, अपने हिसाब से वो लोग तय करते हैं फैसले। और न्यायालय हर व्यक्ति की सुनता है, सही है। अब बिना सुने फैसला करता नहीं है। फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा मानना है कि ये एक नेचर के खिलाफ बात है और इसको किसी को भी नहीं अपनाना चाहिए। जो अपना रहे हैं, जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, उनको भी वापस लाइन पर आना चाहिए और इसका खुद को उनको विरोध करना चाहिए। चलिए, एक कांग्रेसी नेता होने के कारण हम राजस्थान की राजनीति पे बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार भविष्य कांग्रेस का? कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनेगी और जनता का मन बन चुका है। सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी दोनों मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और सरकार ये बनेगी। तो आपने बड़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली बात कर दी, क्योंकि आज के समय में तो ऐसा लगता नहीं कि सचिन पायलट जी और सचिन पायलट जी के बिना कांग्रेस पार्टी में अधूरापन है। ये आला कमान कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस माना कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के एसेट है और ऐसे एसेट का उपयोग पार्टी करेगी, मेरा पूरा विश्वास है। आने वाले समय में आप देखिए, कर्नाटक चुनाव के बाद में कोई अच्छा फैसला पार्टी के हित में राजस्थान में होगा और उसका नतीजा निकलेगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या आपको लगता है कि राजस्थान के चुनाव जब होंगे तब पोस्टर्स पे दो चेहरे जरूर दिखेंगे, पायलट साहब और गहलोत? देखिए, पायलट साहब के चेहरे पे पिछली बार सरकार बनी है, इस बार भी बनेगी, मैं पूरा भरोसा रखता हूँ। अच्छा, एक चीज और भी है, एक नाम और है जो कहीं ना कहीं तीन जनों के नाम बड़े कहीं राजनीतिक गलियारों में बड़े नाम से उछल रहे हैं कि इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट और किरोड़ी मीणा। क्या लगता है आपको? देखिए, ख्वाब देखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। पायलट साहब कांग्रेस के मजबूत सिपहसालार हैं, पूरे पार्टी के एसेट हैं, ये पार्टी के सभी नेता कहते हैं और इनका उपयोग पार्टी करेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ये एक चीज बीच में जो स्थितियां बिगड़ी बीच में, क्या आपको लगता है कि दो पद जब थे पायलट साहब के पास, एक उप मुख्यमंत्री का और एक प्रमुख का? देखिए, बीती बात बिसारिए, आगे की सोच लो। वो इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो कहीं लैक अब उनको खुद को भी खलता होगा, आप जैसे लोगों को भी जो आप लोगों उनके साथ? देखिए, निश्चित रूप से पार्टी को उस समय उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। फैसला कैसे क्या हुआ मुझे कोई जानकारी नहीं। आला कमान का निर्णय सबको मान्य होता है पार्टी में, और पायलट साहब ने डिप्टी सीएम का भी दायित्व पूरा निभाया और साथ साथ पीसीसी अध्यक्ष का दायित्व भी निभाया। तो एक सुलझे हुए नेता है, मजबूती से अपनी बात को रखते हैं, उनका विजन साफ है, पढ़े लिखे हैं। मुझे लगता है राजस्थान की राजनीति में कुछ गिने चुने लोग नेता हैं तो सचिन पायलट जी ऐसी जिन्होंने पढ़ाई करी है, हिंदी अंग्रेजी का दोनों का शानदार को ज्ञान है, मारवाड़ी भाषा अच्छी बोल लेते हैं, जहाँ जाते हैं आम जनता की आवाज को समझते हैं, आम जनता से मिलते हैं जुलते हैं। ऐसे नेता का उपयोग पार्टी को करना ही चाहिए। सुरेश मिश्रा जी का चुनाव लड़ने की इस बार की मंशा? बिल्कुल निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी मुझे मौका देगी, मुझे पूरा विश्वास है। इस बार विधानसभा में आप लोगों के प्यार मोहब्बत से मैं पहुंचूंगा, जब की जनता का मुझे साथ मिलेगा तो मैं जनता के लिए और ज्यादा अच्छा काम करूंगा। ऐसी कोई जगह जो खास आपकी पसंदीदा है? कि मेरी पुरानी विधानसभा है, सांगानेर विधानसभा, वहीं से पार्टी वहां लड़ाती, वहां से लड़ूंगा, और कहीं मौका देगी तो और कहीं से लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये पक्का है? ये पक्का है। तो कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी मुझे चुनाव, क्यों नहीं लड़ाएगी? मेरी कमी क्या है? सबसे ज्यादा जनता के बीच में रहता हूँ। एक तरफ तो गहलोत साहब कह रहे हैं कि जो भी पायलट के चाहते हैं उनको टिकट नहीं, कहीं नहीं कहा उन्होंने, दिल्ली में कहा ना इस बार। वो देखिए, सब ये जो है ना मीडिया की कहानी किससे गढ़ते हैं लोग, ऐसा कभी नहीं कह सकते। पार्टी मिलजुल के ही लड़ेगी, पार्टी जीतेगी और राज बनाएगी। चलिए, हमारे साथ थे सुरेश मिश्रा जी, हमने बात करी, राजनीतिक मुद्दों पे भी बात करी और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और समाज के बारे में भी बात करी। देखते रहिए लैंप पोस्ट।